मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक्स है ध्वनि यानी कि साउंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं फटाफट रिवीजन करवाऊंगा ताकि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ मिलेगा। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर लिए चलता हूँ। आज का पहला प्रश्न है ध्वनि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्नों में से आज का पहला प्रश्न है सेट 1 का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपरगामी या विद्युत चुंबकीय होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। वही जहाँ तक प्रकाश तरंगों की प्रकृति का सवाल है तो ये अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया है निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है नहीं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ये सही है। डी में उपयुक्त में से सभी कथन सही। तो सभी कथन सही नहीं है इसका, इनमें से केवल प्रश्न ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 3 में दिया कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कितना होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, उसके बाद 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ये अल्ट्रासोनिक होता है, इसको प्राश्रव्य बोलते हैं। और उसके बाद 20 हर्ट्ज से कम होता है, ये 20 हर्ट्ज से कम। इसमें दिया हुआ कि अवश्रव्य तरंगों की अवश्रव्य होता है, एक श्रव्य होता है। ये तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, ये अवश्रव्य होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों की आवृत्ति होती है, ये श्रव्य तरंग होता है। और 20 हर्ट्ज से अधिक की होती है, ये प्राश्रव्य होता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में दिया कि प्राश्रव्य तरंगे वो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितना होती है प्राश्रव्य, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है श्रव्य तरंगे। 10,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज ये नहीं होगा। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है प्राश्रव्य तरंगे। डी में दिया 20 हर्ट्ज से कम, इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में दिया कि प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है? नहीं सुना जा सकता, ये केवल चमगादड़ के द्वारा, कुत्ता के द्वारा, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके द्वारा सुना जा सकता है। तो प्राश्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, ये ऑप्शन बी सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि प्राश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले न्यूटन ने नहीं, गाल्टन द्वारा उत्पन्न किया गया था। सही उत्तर होगा गाल्टन, हर्ट्ज नहीं, फैराडे नहीं। सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 7 में दिया है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ये अपने मार्ग में आने वाले बाधाओं एवं दुश्मनों, शत्रुओं का पता लगा लेते हैं प्राश्रव्य तरंगों को छोड़ करके। ये ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदनों का, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो ये ध्वनि का जो है आपको अपवर्तन, प्रतिध्वनि का निर्धारण से पता लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 8 में दिया है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सफाई, जंग का सफाई करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक रेज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया कि ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है? किस पर? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। ये तारत्व, पिच जो होता है तारत्व जिसको बोलते हैं, ये आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये तात्व नहीं होगा, तारत्व होगा। प्रश्न 10 में दिया कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंग, ऑक्जेलिक अम्ल, अवश्रव्य या कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो विमानों की आंतरिक सफाई के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है, वेव का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। 11 में दिया हुआ है आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक,
इंफ्रासोनिक्स, हाइपरसोनिक्स या श्रव्य अथवा ऑडिबल सोनिक। ये श्रव्य अथवा ऑडिबल सोनिक को बोलते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंग को। सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 12 में दिया हुआ कि तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध होता क्या होता, v बराबर n/λ। ये सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 13 में दिया है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका क्या रीजन है? कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, सही बात है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि की तीव्रता कम होने के कारण, नहीं, केवल रीजन ए होगा। प्रश्न 14 में दिया कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता नहीं, उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है, सही है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है, ये गलत है। सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 15 में दिया है कथन का कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से टकराए बिना उड़ता है, सही बात है। कारण दिया कि चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक नहीं अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती है, इसके गलत है। ये इंफ्रासोनिक नहीं होगा, अल्ट्रासोनिक होगा। तो ए सही है, आर गलत है। इसका सही ए एवं आर दोनों नहीं, ए और आर, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 16 में वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं कि दाब का प्रभाव ध्वनि पर नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर ही पर सेकंड। इस पर दाब का प्रभाव ध्वनि पर नहीं होता, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 17 में दिया हुआ कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किस में से? निम्न, स्टील में, वायु निर्वात या जल में। निर्वात में तो यात्रा करती ही नहीं है, सबसे अधिक स्टील में, उसके बाद जल, उसके बाद वायु, निर्वात में नहीं। सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 18 में बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता नहीं, गर्जन के बाद उत्पन्न होता नहीं। ये 80 में दिया कि प्रकाश निर्वात में चल सकती है, सही बात है, परंतु ध्वनि नहीं। सही है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ये भी सही कि प्रकाश की चाल जो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। ये नहीं होगा रीजन होगा प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ऑप्शन डी। प्रश्न 19 में वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड, 220 या 110 या 232। सही उत्तर होगा 330 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ध्वनि 330 मीटर की दूरी तय करती है। सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 20 में दिया कि ध्वनि सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है, किस में चलती है? ठोस, तरल, गैस, निर्वात। निर्वात में तो चलती ही नहीं है, सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में, लेकिन निर्वात में नहीं। तो सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमने सेट 1 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन और डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 2 पर सीधे आपको ले चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यम, ठोस में क्या होगा, द्रव में क्या होगा, गैस में क्या होगा? तो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। सर्वाधिक ठोस में होता है, समान तो नहीं होगा, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, सही है। ये भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, ये नहीं। गैस में कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता नहीं। सही और सटीक उत्तर इसका हो जाएगा भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। तो ये सर्वाधिक होगी लोहा में, इस्पात में सबसे अधिक होगी, ऑप्शन डी। प्रश्न 3 में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है, यानी कि गलत है? ये गलत है। तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है।
प्रश्न सी में दिया है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता, नहीं गलत है, ये बढ़ जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, गलत है, बढ़ता है। तापमान के घटने से बढ़ता है, ये नहीं। तापमान और आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 5 में दिया है कथन और कारण। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद में सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? ये सही है। और प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ये सही है, दोनों सही है। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न 6 में पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, पराध्वनिक ध्वनि की चाल से, कम चाल से, ध्वनि की चाल से, अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। तो पराध्वनिक जो है उड़ते हैं ध्वनि के चाल से, अधिक चाल से। ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न 7 में वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं स्थायित्व संख्या, लेमलास संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। इसका सही और सटीक उत्तर डी मैक संख्या। प्रश्न 8 में दिया कि मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ध्वनि के वेग के संबंध में, जलयान के, वायु के, अंतरिक्ष यान के। ये ध्वनि के वेग के संबंध में किया जाता है। जलयान, वायुयान, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंधों में किया जाता है, ये वायुयान के वेग के संबंधों में किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? फान में ध्वनि, डेसी में, डेसीबल में, डेसीमल में। ये डेसीबल में ध्वनि मापा जाता है। प्रश्न 10 में साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, कितना होती है? 20 से 30 डेसीबल, 30 से 40, 50 से 60, 90 से 100। इसका सही और सटीक उत्तर है आपको 40 डेसीबल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में दिया हुआ कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, उसका क्या कारण है? तारत्व, प्रवास्थता, गुणता और प्रबलता। ये तारत्व के कारण, पिच के कारण जो है अंतर होता है दोनों के ध्वनि में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तीव्रता, तारत्व, गुणता एवं इनमें से कोई नहीं। ये पिच के कारण जो होता है ये ध्वनि अंतर होता है। जैसे एक मक्खी का, एक मच्छर का जो है तारत्व अधिक होता है, जिसके कारण उसकी आवाज़ सुरीली होती है, लेकिन एक हाथी का जो गर्जन होता है, शेर का जो दहाड़ होता है, उसका तारत्व कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका आवाज़ मोटा होता है। तो सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में दिया पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, नहीं। आयाम अधिक, नहीं। तारत्व कम होता है, नहीं। तारत्व अधिक होता है, ऑप्शन डी होगा। तारत्व अधिक होता है इसलिए उसकी आवाज़ तीक्ष्ण होता है, यानी कि मधुर और पतली होती है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय लगती है, क्यों? क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में कम होता, नहीं अधिक होता है। बच्चे के आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व से अधिक होता है, ऑप्शन बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 15 में स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, आयाम अधिक होता है और वेग अधिक होता है, इसकी आवृत्ति अधिक होती है, ऑप्शन ए। प्रश्न 16 में दिया यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, तारत्व, प्रबलता और गुणता।
केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, दोनों में क्या अंतर होता है? तारत्व प्रबलता, इसका सही उत्तर केवल गुणता, ध्वनि गुणता, ऑप्शन डी। ध्वनि गुणता के कारण आवाज़ का पहचान हो पाता है। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ये ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन, ये अपवर्तन। ये ध्रुवन, इसका सही उत्तर ये ध्रुवन, ऑप्शन ए। ये केवल प्रकाश में होता है ध्रुवन की घटना। प्रश्न 18 में ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल, 95 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, वो होता है 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 95 डेसिबल, सॉरी 95 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता। प्रश्न 19 निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, उत्पन्न होता है? मोटर गाड़ी द्वारा, रेलवे इंजन द्वारा, पॉप म्यूजिक द्वारा, या हवाई इंजन की जहाज़ द्वारा? ये जहाज़ जो है अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। सही बात है। प्रश्न 20 में दिया हुआ सेट 2 का अंतिम प्रश्न है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना क्या कहलाती है? रमन प्रभाव, जूल थॉम्सन का प्रभाव, क्रॉम्पटन का प्रभाव, या डॉपलर का प्रभाव? ये डी में डॉपलर का प्रभाव। तो सही और सटीक उत्तर होगा डॉपलर का प्रभाव। जैसे हम खड़े हैं, अगर ट्रेन आ रही है और जा रही है, ट्रेन आ रही है तो हमें जो है ध्वनि जो उसका सीटी जो है आते हुए प्रतीत होता है, ज़्यादा बढ़ते हुए। जैसे ही ट्रेन हमसे गुजर जाती है तो ध्वनि का जो है हमको जो सुनाई पड़ता है ध्वनि धीरे धीरे कम होते चले जाता है। तो ये कहलाता है ये डॉपलर का प्रभाव। तो इस प्रकार से सेट 2 का 1 से 20 प्रश्नों का हमने तेज रिवीजन और डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 3 पर आपको सीधे लिए चलता हूँ। सेट 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। गलत है। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ये रीजन नहीं है। फिर सी में दिया कि ध्वनि प्रचारित करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, ये सही है। डी में चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं, ये रीजन नहीं है। सही रीजन है ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोनों में, प्रकाश में विवर्तन, ध्वनि में भी विवर्तन, प्रकाश में परावर्तन, ध्वनि में भी परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन, ध्वनि में भी अपवर्तन। लेकिन ध्रुवन की घटना केवल प्रकाश में होता, ध्वनि में नहीं होता। सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। सही है। ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ये नहीं है। ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। और डी में दिया कि इस कार्रवाई का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही और सटीक उत्तर है कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है, ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में दिया कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्रकाश की गति के लिए नहीं, ऊष्मा की गति, ध्वनि की गति, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, अधिशोषण, ध्वनि का चाल। ध्वनि का परावर्तन होता प्रतिध्वनि के लिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होता है? 17 मीटर। 17 मीटर ऑप्शन बी। इसको फीट में निकालेंगे तो 17 की 55 फीट के आसपास। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर कार्य करती है। किस प्रकार करती है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन,
रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या रमन प्रभाव। ये रडार जो कार्यप्रणाली कार्य करती है रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पे, ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में दिया हुआ है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच की समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड से कम, 1/10 सेकेंड से अधिक। सही उत्तर है 1/10 सेकेंड से अधिक। प्रश्न 9 में दिया है कि अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका क्या कारण है? ऑडिटोरियम को सुंदर बनाने के लिए नहीं, निर्माण की लागत को कम करने के लिए नहीं, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा पाने के लिए, ये भी रीजन नहीं, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है। यही सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन डी। प्रश्न 10 में दिया कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकेंड, 1/10, 1/20 या 1/2। सही उत्तर है 1/10 सेकेंड तक रहता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में दिया हुआ है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं, परावर्तन के कारण। सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? 224 फीट नहीं, 56 फीट सही है, 28 फीट नहीं, 100 फीट नहीं, 56 फीट बराबर 17 मीटर। ऑप्शन बी सही और सटीक उत्तर है। प्रश्न 13 में दिया है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चेस्ट पे लगाते हैं तो उधर से आवाज़ रिटर्न आता है, तो हमें पता चलता है कि कितने बार धड़क रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है? अपवर्तन के कारण, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। प्रतिध्वनि यानी कि किसी भी ध्वनि को अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो वापस चले आता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो वापस चले आना परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश को हम भेजे, प्रकाश वापस आया तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। ध्वनि गए, ध्वनि को भेजे, ध्वनि वापस आया तो ये ध्वनि का परावर्तन हुआ। तो ये सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 15 में सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा नहीं, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर नहीं, नौ संचालन यानी कि समुद्री एरिया में नौ चलाने वाले, नाविक चलाने वाले, जहाज चलाने वाले कैप्टन सबके पास में एक सोनार होता है। और सोनार के द्वारा जो क्या होता है, वो अपनी नौ की स्थिति, दिशा का पता लगाता है और गहराई का भी पता लगा लेता है कि किधर जा रहे हैं, कितनी गहराई में हम हैं। लेकिन वही जहाँ अंतरिक्ष यात्री या वायुयान में होता है रडार, रडार के द्वारा स्थिति का पता लगाया जाता है। सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 16 में अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया किसने? डॉपलर, न्यूटन, साबिन, ये लाप्सार। ये साबिन ने किया था। सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, साबिन ने किया था। प्रश्न 17 में DEAD यानी कि डेड हॉल का रनन काल होता कितना? 0 सेकेंड, 0.8, 1.8 या 8 सेकेंड। सही उत्तर है 0 सेकेंड होता है। प्रश्न 18 में दिया कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता, क्या रीजन है? दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता? नहीं, दाब से नहीं होता। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। यही सही उत्तर है ऑप्शन बी। सी में दिया कि डॉपलर प्रभाव के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न 19 का हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव कैसे होता है? अनुनाद के कारण, विस्पंदन के कारण, व्यतिकरण या विवर्तन के कारण। सही है, हमको इसका सही है अनुनाद के कारण, ऑप्शन ए। सेट 3 का अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस कारण होता? परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद या व्यतिकरण। डी में। तो सही उत्तर है अनुनाद के कारण। इस प्रकार से सेट 3 का 1 से 20 प्रश्नों का हमने फटाफट डिस्कशन एवं रिवीजन करवाया। अब मैं
सेट 4 पर आपको लिए चलता हूँ।